हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस से संबंधित बहुत सारे वीडियोस हम लोग एमसीक्यूज़ की देख चुके हैं पिछले कुछ क्लासेस में। ठीक है, और चूंकि आपकी डेट बहुत नज़दीक है तो हम लोग फिर से एमसीक्यू सीरीज़ ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज टोटल 30 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। ठीक है, लोक प्रशासन से संबंधित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोगों का आज का डिस्कशन। ठीक है, और देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी अप्रोचेज इज कंसिडर्ड एज एन अल्टरनेटिव टू हर्बर्ट साइमंस कंस्ट्रेंड रैशनैलिटी अप्रोच। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो हर्बर्ट साइमन ने एक कंसेप्ट दिया कंस्ट्रेंड रैशनैलिटी, या यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग बाउंडेड रैशनैलिटी। ठीक है, यहाँ पे लिखिए, एक सेकेंड, बाउंडेड रैशनैलिटी का जो कंसेप्ट उनके द्वारा दिया गया, ठीक है, उसके अगेंस्ट में, उसके विकल्प के रूप में कौन सी पॉलिसी अप्रोच को माना जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, ऑप्शन है डेविड स्टन्स ब्लैक बॉक्स मॉडल, दूसरा है चार्ल्स लिंडब्लॉम्स इंक्रीमेंटलिज्म मॉडल, फिर जियोफ्री वेकर्स कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी मॉडल, और डोर्स नॉर्मेटिव ऑप्टिमल मॉडल। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स लिंडब्लॉम्स इंक्रीमेंटलिज्म मॉडल। ठीक है, तो इस जो बाउंडेड रैशनैलिटी का अप्रोच जो हर्बर्ट साइमन ने दिया उसके विकल्प के रूप में, उसके अल्टरनेटिव के रूप में इसको देखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, और चार्ल्स लिंडब्लॉम से संबंधित आप लोग एक चीज़ याद रख लीजिए, इन्होंने जो एक फेमस लिखा बुक या ऐसे, उसका नाम था द साइंस ऑफ मडलिंग थ्रू, द साइंस ऑफ मडलिंग थ्रू। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, और यह पब्लिश्ड हुई थी 1959 में। ठीक है, और देखिए इस क्वेश्चन से आप लोग बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं। पहला कि हर्बर्ट साइमन ने कौन सा मॉडल दिया, तो हर्बर्ट बाउंडेड रैशनैलिटी का कंसेप्ट दिया हर्बर्ट साइमन ने। फिर डेविड स्टन ने ब्लैक बॉक्स मॉडल दिया, चार्ल्स लिंडब्लॉम ने इंक्रीमेंटलिज्म मॉडल दिया, जियोफ्री वेकर्स ने कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी मॉडल दिया, है ना, और ड्रॉर ने नॉर्मेटिव ऑप्टिमल मॉडल दिया। तो इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, किसी ना किसी रूप में आपको एग्जाम्स में ये हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है, हु अमोंग द फॉलोइंग थिंकर्स कॉइंड द टर्म सुल्तानिज्म टू डिफाइन द ऑथोरिटेरियन रूल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। तो बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा इसका। ऑप्शन है हन्ना अरेंट, मैक्स वेबर, बेंजामिन बार्बर, या जीन पॉल सार्त्र। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका मैक्स वेबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो इन्होंने सुल्तानिज्म को वर्ड को कॉइन किया, क्या डिफाइन करने के लिए, ऑथोरिटेरियन रूल को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। और बाकी आप लोग देखिए, जीन पॉल सार्त्र जो हैं वो एग्जिस्टेंशियलिज्म से बिलोंग करते हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म जिसका मतलब होता है अस्तित्ववाद। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर, हु अमोंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज़ कॉल्ड नॉन डिसीजन मेकिंग एज द अदर फेस ऑफ पावर। ठीक है, अदर फेस ऑफ पावर। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किनके द्वारा जो नॉन डिसीजन मेकिंग है उसको कहा जा रहा है कि एक शक्ति का दूसरा चेहरा है। ऑप्शन आपके पी बचराक एवं एम बटराज, ई सेटस्नाइडर, वेंस पेकार्ड एवं रॉबर्ट डहल, और स्टीवन ल्यूक्स। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पी बचराक एवं एम बटराज। ठीक है, तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर देखिए, हु अमोंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ ब्यूरोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। तो पूछा जा रहा है कौन ब्यूरोक्रेटिक डिक्टेटरशिप के आइडिया से रिलेटेड है। ठीक है, और आपके क्वेश्चन हैं यहाँ पे देखिए, गुलेर्मो ओडोनेल, रे माउरे मुमेरनी, ब्रस्टीन, या ऑक्टोवियो स्नेकल। बहुत डिफिकल्ट नेम है,
बट बताइए इसमें से क्या सही जवाब हो जाएगा, जिन्होंने ब्यूरोक्रेटिक डिक्टेटरशिप के बारे में बात कही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ओके, तो याद रखिएगा गुलेर्मो और डोनेल। ठीक है, और इन्होंने एक लिखा था, एक बुक ही लिखा था जिसको इन्होंने कहा मॉडर्नाइजेशन एंड ब्यूरोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। ठीक है, तो इनका एक बुक था, तो इसको याद रख लीजिए। और बाकी अगली क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। यहाँ है बायस टुवर्ड्स पार्टी इंटरेस्ट इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो बोला जा रहा है जो पार्टी हित के प्रति एक तरीके से जो पूर्वाग्रह होता है वो किस प्रकार की नौकरशाही के कारण होता है। कास्ट ब्यूरोक्रेसी, प्रोटेक्शन ब्यूरोक्रेसी, पेट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी, मेरिट ब्यूरोक्रेसी। तो बताइए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, और ये बहुत समय तक यूएसए में चला, जिसको स्पॉइल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो पार्टी इलेक्शन जीत जाती है, ठीक है, पावर में आ जाती है, तो उसी पार्टी के लोगों को इम्पोर्टेंट पोजीशंस या पद दिए जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट में या ब्यूरोक्रेसी में। तो याद रखिएगा पेट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। देखिए, अ बुक टाइटल्ड द ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड बाय हुम इट इज़ रिटन। ठीक है, तो द ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड नामक बुक किनके द्वारा लिखी गई। आपके ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, हैरियट मार्टिनी, माइकल फोकाल्ट, ब्रूनो रिज्जी या हर्बर्ट स्पेंसर। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रूनो रिज्जी के द्वारा। ठीक है, तो इनके द्वारा ही बुक लिखा गया, कब, 1985 में। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर देखिए, वंस द बजट इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। ठीक है, उसके बाद है द गवर्नमेंट हैज़ टू गेट ऑल द मनी बिल्स रिलेटिंग टू द यूनियन बजट पास्ड विद इन। ठीक है, तो बोला जा रहा है सपोज एक बार संसद में बजट पेश किया गया, उसके बाद सरकार को सेंट्रल बजट से संबंधित जितने भी मनी बिल्स हैं वो कितने दिनों के अंदर पास करवाने होते हैं, 30 डेज, 75 डेज, 45 डेज या 60 डेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 75 डेज के अंतर्गत। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर है, रैशनल चॉइस थ्योरी इज मेनली कंसर्न्ड विथ। ठीक है, तो रैशनल चॉइस थ्योरी मेनली किससे कंसर्न है ये पूछा जा रहा है। फ्रॉम शिकागो स्कूल, यहाँ पे फ्रॉम होगा, फ्रॉम वर्जीनिया स्कूल, फ्रॉम फ्रैंकफर्ट स्कूल या फ्रॉम वियना सर्कल। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम वर्जीनिया स्कूल। ठीक है, तो रैशनल चॉइस थ्योरी का रिलेशन किससे है, वर्जीनिया स्कूल से। ठीक है, वर्जीनिया एक शहर है ये अमेरिका में, यूएसए में, और 1960 के दशक में 1960s में ये कंसेप्ट उभर के आया था, रैशनल चॉइस थ्योरी। और एक्चुअली ये अडॉप्ट किया गया है इकोनॉमिक्स से। ठीक है, जो पॉलिटिकल साइंस में रैशनल चॉइस थ्योरी लिया गया है या पबेड में, वो आया है इकोनॉमिक्स से। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और जो रैशनल चॉइस थ्योरी वहाँ पे पब्लिक चॉइस थ्योरी के नाम से फेमस है इकोनॉमिक्स में, पब्लिक चॉइस थ्योरी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कुछ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, और आपको पता होगा शिकागो स्कूल से संबंधित हम लोगों ने पिछले कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, जहाँ शिकागो स्कूल से कौन रिलेटेड है, चार्ल्स मरियम। ठीक है, चार्ल्स मरियम, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड, यहाँ देखिए, हु अमोंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन एज अ mere myth of organizational और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। टेरी, फॉलेट, मिलेट या मूने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किनके द्वारा, ठीक है, हु डेलीगेशन एज अ मियर, एक सेकेंड इसको देखने दीजिए। हु अमोंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन एज अ मियर मिथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किनके द्वारा डेलीगेशन के कंसेप्ट को सिर्फ मिथ माना गया है। ठीक है, टेरी, फॉलेट, मिलेट या मूने। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा
यहाँ पे ये देखिए टेरी, फॉलेट, मिलेट और मूने, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, टेरी। तो इसको याद रखिएगा। एक सेकंड, टेरी तो नहीं होना चाहिए, इसका सही जवाब एक्चुअली बी होगा, ठीक है, फॉलेट। हाँ, फॉलेट होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एमपी फॉलेट, जिनका पूरा नाम है एमपी फॉलेट, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बी एमपी फॉलेट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग, 10 नंबर। सॉरी, आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, एक्चुअली कहीं प्रोग्राम है बगल में तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो फिर एडजस्ट कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, मैच करना है कि बर्नार्ड है, फेयोल है, गुलिक है, टेरी है। यहाँ डेलीगेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको मैच करने को दिया गया है, तो हमें मिलाना है। तो देखिए किस तरीके से मैच कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए गुलिक का किन से संबंध हो सकता है, तो बताइए। गुलिक का हो जाएगा बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, तो सी का हम लोग बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मिला सकते हैं। और बर्नार्ड जो है, ठीक है, बर्नार्ड फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करते हैं, तो इनसे रिलेटेड हो गए। फेयोल जो है, फेयोल किससे संबंधित है, तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से संबंधित है, ठीक है। और जो टेरी हैं इनका रिलेशन है डेलीगेशन से, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखिए, ठीक है, इसको मैच कर लीजिए और सारी चीज़ों को लिख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज फाउंड इन कॉलोनियल रूल, ठीक है। तो कॉलोनियल रूल के दौरान कौन सी ब्यूरोक्रेसी पाई जाती थी, पार्टी स्टेट ब्यूरोक्रेसी, कास्ट ब्यूरोक्रेसी, रूलर डोमिनेटेड ब्यूरोक्रेसी या गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो उस उपनिवेशी शासन या कॉलोनियल रूल के दौरान इस प्रकार की ब्यूरोक्रेसी पाई जाती थी, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12। हमें मैच करने को है लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है, इधर एल्टन मायो, हेनरी फेयोल, निकोलस हेनरी, एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो बताइए किस किस तरीके से मैच होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर का रिलेशन किससे है, साइंटिफिक मैनेजमेंट से। इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर के रूप में भी जाना जाता है, तो इसको देखिए। और फिर एल्टन मायो हैं, एल्टन मायो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी से बिलोंग करते हैं, हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, ठीक है। और हेनरी फेयोल क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, और निकोलस हेनरी न्यू वर्ल्ड मैनेजमेंट से संबंधित है, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों न्यू वर्ल्ड नहीं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट होगा, पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है, एनपीएम जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से कौन रिलेटेड है, निकोलस हेनरी, ठीक है। तो इस तरीके से मैच कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आपको। सारी चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए जो आपको नहीं पता हो, ठीक है। 13 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का गोल क्या है, वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर, हायर इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, हायर इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। और साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं, ठीक है, इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वन कैन एंटर द सिविल सर्विसेज एट ऑलमोस्ट एनी लेवल एंड एट ऑलमोस्ट एनी एज, ठीक है। तो किस देश में कोई भी सिविल सर्विसेज में एंटर कर सकता है, किसी भी लेवल पे और किसी भी एज में। तो बताइए, इंडिया, फ्रांस, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम। तो इंडिया तो नहीं होगा, आप लोग जानते हैं यहाँ सिविल सर्विसेज के मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं, 6 जनरल को, और फिर ओबीसी या एसटी उनको ज़्यादा मिलता है, ठीक। और मैक्सिमम शायद 32 या 35 ईयर्स ऑफ एज तक है। लेकिन वहाँ यूएसए में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, यूएसए में किसी एज तक आप लोग सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, ठीक है। हम लोग क्या जाएंगे, मतलब वहाँ के लोग, ठीक है। 15 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हिंडर द ऑब्जर्वेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स बाय पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इसमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो हिंडर करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक सर्वेंट्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स बाय पब्लिक सर्वेंट्स। एनोनिमिटी, ह्यूमिलिटी, इनडिफरेंस या
सुपर यहाँ पे है सुपरसेसिवनेस या अनऑथोरिटी। तो इसका सही जवाब 3 और 4 होगा। ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शंस यहाँ पे हैं, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओनली 3 एंड 4। तो बाधक के रूप में कौन कौन कार्य करते हैं? इनडिफरेंस और ये अनऑथोरिटी वाला। ठीक है, ये दोनों तो होना ही चाहिए, एनोनिमिटी और ह्यूमिलिटी, किसी भी सिविल सर्विसेज में, सिविल सर्वेंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हेनरी फेयोल हैज मेंशन्ड द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, पुट देम इन क्रॉनिकल करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या करेक्ट ऑर्डर। तो हेनरी फेयोल ने जो बताए हैं कि क्या क्या फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है, तो उसको बोला जा रहा है कि हमें ऑर्गेनाइज करना है करेक्ट ऑर्डर में। तो बताइए, यहाँ पे है ऑर्गेनाइज, प्लानिंग, ऑर्डर, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन। तो किस प्रकार से इसको अरेंज कर सकते हैं हम लोग? तो इसका सबसे पहला हो जाएगा, देखिए सबसे पहला हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, सबसे पहला हो जाएगा प्लानिंग। ठीक है, तो ए में ये हो जाएगा, प्लानिंग हो गया। दूसरा में क्या हो जाएगा? तो दूसरा में हो जाएगा ऑर्गेनाइज, बी। फिर क्या हो जाएगा? फिर तीसरे में हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए इस तरीके से आप लोग अरेंज कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 17 नंबर, हु ऑफ द फॉलोइंग इज अमोंग द 3 फॉर्म्स ऑफ पावर डिस्क्राइब्ड बाय ल्यूक विच इज़ नॉट इंक्लूडेड। एक्चुअली इसमें पूछा जा रहा है कि जो ल्यूक हैं इन्होंने 3 फॉर्म्स ऑफ पावर बताए हैं। ठीक है, उनमें से एक यहाँ पे नहीं है, वो पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। ठीक है, नॉट। तो डिसीजन मेकिंग, थॉट कंट्रोल, सेटिंग द एजेंडा, कैपेसिटी एडिशन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेटिंग द एजेंडा के बारे में वो बात नहीं करते हैं। बाकी जो उनके 3 फॉर्म्स ऑफ पावर हैं ल्यूक्स के द्वारा, उनमें से कौन कौन है? तो डिसीजन मेकिंग, थॉट कंट्रोल और कैपेसिटी एडिशन। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग या कैपेसिटी एडिशन। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, हु अमोंग द फॉलोइंग सेड एडमिनिस्ट्रेशन लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री इज गवर्नड बाय द प्रिंसिपल्स। ठीक है, गुलिक, एल.डी. वाइट, एच. साइमन या फिर उर्विक। तो बताइए किनके द्वारा यह कहा गया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरह ही जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अनुसार ही चलते हैं। तो कौन है इसके सही, जो इनका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, गुलिक के द्वारा यह फेमस स्टेटमेंट दिया गया। याद रखिए इसको। अगला क्वेश्चन है, 2 लिस्ट आर गिवन बिलो। ठीक है, बताना है जो अप्रोच है और उसकी स्पेशलिटी क्या है। तो इकोलॉजिकल अप्रोच, डिसीजन मेकिंग अप्रोच, ब्यूरोक्रेसी और जनरल अरेंजमेंट। ठीक है, अब बताइए इसको मैच करना है इधर से। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, जो ये है डिसीजन मेकिंग, इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं किससे? फैक्ट वैल्यू स्टेटमेंट से। ठीक है, इसको याद रखिए। और जो नौकरशाही, जो ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, इसको हम लोग लीगल रैशनल से मैच कर सकते हैं। ठीक, और जो जनरल अरेंजमेंट है इसको हम लोग किस तरीके से मैच कर सकते हैं? नेगेटिव फीडबैक से। ठीक, और एक हमारा रह गया इकोलॉजिकल अप्रोच, इसको हम लोग एग्रेरिया इंडस्ट्रिया से मैच कर सकते हैं। और इकोलॉजिकल अप्रोच देने वाले कौन थे? फ्रेडरिक रिग्स। ठीक है, इन्होंने ही प्रिज्म मॉडल दिया, साला मॉडल दिया, याद है ये सब? तो ये सब भी याद रखिए, मॉडल इनके द्वारा दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैच कर लीजिए। इकोलॉजी मॉडल, इकोलॉजिकल अप्रोच की स्पेशलिटी क्या है? एग्रेरिया इंडस्ट्रिया से रिलेशन, डिसीजन मेकिंग का फैक्ट वैल्यू स्टेटमेंट से, ब्यूरोक्रेसी का लीगल रैशनल से, और जनरल अरेंजमेंट का नेगेटिव फीडबैक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी पॉसिबल टाइप्स ऑफ अथॉरिटी डिड मैक्स वेबर आइटरेट। ठीक है, तो मैक्स वेबर ने कितने प्रकार की अथॉरिटी के बारे में बात किया? 4, 5, 3, 2, 1। तो बताइए इसका सही जवाब? ऑप्शन सी, 3 टाइप्स। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, एक उन्होंने बताया ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। दूसरा उन्होंने क्या बताया? लीगल या रैशनल अथॉरिटी। ठीक है, तीसरा उनके द्वारा क्या कहा गया? तो उन्होंने कहा कैरिस्मेटिक अथॉरिटी।
ठीक है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की अथॉरिटी के बारे में वो बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, हाउ मेनी रिपोर्ट्स डिड द सेकेंड ARC गिव फॉर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेकेंड ARC जो कमीशन बैठी थी उन्होंने कितने रिपोर्ट सबमिट किए गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10, 12, 15 या 17। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 15 रिपोर्ट्स। ठीक है, तो 15 रिपोर्ट उनके द्वारा एक तरीके से गवर्नमेंट को दिया गया। और ये सेकेंड ARC के बारे में जानिए कि 2005 में इनका गठन हुआ था। इनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वीरप्पा मोइली या मोइले। ठीक है, ये चेयरमैन थे। और याद रखिए जैसे रिपोर्ट के बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है, तो फर्स्ट जो रिपोर्ट थी वो RTI से संबंधित है, राइट टू इन्फॉर्मेशन से संबंधित थी। ठीक है, और कुछ रिपोर्ट की बात करें तो जो फोर्थ रिपोर्ट थी वो एथिक्स इन गवर्नेंस इससे संबंधित थी। और आप लोग पढ़ते होंगे, ये बहुत फेमस रिपोर्ट है एथिक्स इन गवर्नेंस। ठीक है, और जो 8th रिपोर्ट है वो टेररिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और 6th रिपोर्ट है वो लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे पंचायती राज ये सब। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी आर। कौन कौन से फंक्शन है ब्यूरोक्रेसी के, टू कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोवाइडिंग पॉलिसी एडवाइस, मेंटेनिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्लैरिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ इंटरेस्ट्स। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं जो ब्यूरोक्रेसी के फंक्शन से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लें। और 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज कंसिडर्ड एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यहाँ पे कौन से बेसिक प्रिंसिपल हैं गुड गवर्नेंस के। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेयरनेस, पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी सही जवाब है गुड गवर्नेंस से संबंधित। और गुड गवर्नेंस से संबंधित 1992 में एक फेमस रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया था गुड गवर्नेंस से रिलेटेड, जिसका नाम था गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, तो इसको याद रखिएगा इस रिपोर्ट के बारे में। और यूनाइटेड नेशन ने 8 फीचर्स बताए हैं गुड गवर्नेंस से संबंधित, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन और कमिटीज हैज़ आइडेंटिफाइड 27 फॉर्म्स ऑफ करप्शन। ठीक है, ये दूसरा है ये क्वेश्चन। अच्छा, ये दूसरा आ गया ना, तो ये 24 में है, मैं बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन और कमिटी हैज़ आइडेंटिफाइड वीक गवर्नेंस एज द मेन कॉज ऑफ करप्शन इन इंडिया। तो बताइए फर्स्ट ARC, सेकेंड ARC, वोरा और संथानम कमेटी। सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है किस कमीशन के द्वारा, ठीक है, वीक गवर्नेंस को मेन कारण बताया गया करप्शन के लिए। कौन सी, फर्स्ट ARC, सेकेंड वोरा या संथानम कमेटी। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेकेंड ARC रिपोर्ट के द्वारा ही ये कहा गया है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे देखिए फर्स्ट ARC रिपोर्ट के बारे में कुछ चीज़ जान लीजिए। फर्स्ट ARC रिपोर्ट कब बनी थी। तो फर्स्ट ARC रिपोर्ट आई थी 1966 में बनी थी। ठीक है, और उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद मोरारजी देसाई के बाद ही के हनुमंता बने थे, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। और सेकेंड ARC के बारे में हम लोगों ने तो देख ही लिया पहले। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं अब 25 नंबर। देखिए पोस्ट कॉब अप्रोच इज रिलेटेड टू
बताइए, ईएन ग्लेडन, एलडी वाइट, डब्ल्यूएफ विलोबी या लूथर गुलिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लूथर गुलिक। सभी लोग जानते होंगे पोस्टकॉप के बारे में। सिर्फ ये चीज़ याद रखिएगा, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सीओ जो है वो एक साथ आता है, इसको कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, बाकी जो जितने भी लेटर्स हैं आर, बी, डी, एस, ओ, पी, सबके अलग अलग मीनिंग, लेकिन सीओ एक साथ आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। यहां देखिए 26 नंबर, द जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट पे कमीशन, सेकेंड पे कमीशन, फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट या पॉल अपलबाई रिपोर्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेकेंड पे कमीशन। ठीक है, तो सेकेंड पे कमीशन के द्वारा ही जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी इस्टेब्लिश की गई थी। तो याद रखिएगा, इसी के रिकमेंडेशन की वजह से। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी कब बनी थी? 1966 में। ठीक है, 1966 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन और थिंक टैंक कमिटी हैज़ आइडेंटिफाइड 27 टाइप्स ऑफ करप्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे है। तो बताइए किनके द्वारा, किस कमेटी के द्वारा 27 प्रकार के करप्शन के बारे में बात की गई है? कौटिल्य, वोहरा कमेटी, संथानम कमेटी या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, तो इनके द्वारा 27 फॉर्म्स बताए गए करप्शन से रिलेटेड। ठीक है, और इसका गठन किसकी वजह से हुआ था? तो संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन की वजह से इसका गठन हुआ था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 28, राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस। ठीक है, एक सेकंड, सॉरी थोड़ा। ठीक है, मास्टर की टू गुड गवर्नेंस, ये जो रिपोर्ट है ये सबमिट किया गया था किनके द्वारा? ठीक है, सरकारिया बर्ड कमीशन, फिर है आपका फर्स्ट एआरसी और सेकेंड एआरसी। तो बताइए, राइट टू इन्फॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस, ये एक रिपोर्ट का नाम है या किसके द्वारा सबमिट किया गया था? एक्चुअली ये गूगल ट्रांसलेशन भी ना, तो इसका पुंछी कमीशन है ये, तो बर्ड कमीशन लिख दिया है। ठीक है, ये पुंछी कमीशन है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेकेंड एआरसी रिपोर्ट। ठीक है, मैंने बताया कि सेकेंड एआरसी में टोटल 15 रिपोर्ट्स थे और उसमें जो पहला रिपोर्ट था वो आरटीआई से संबंधित था, राइट टू इन्फॉर्मेशन। वही है राइट टू इन्फॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से 15 यदि आप लोग याद ना कर पाएँ तो कुछ फेमस रिपोर्ट भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, सेकेंड एआरसी से संबंधित। अगला क्वेश्चन, और यहाँ बाकी जानते होंगे सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशंस पे बने हैं 1983 में शायद, और पुंछी कमीशन भी सेंटर स्टेट रिलेशन पे बना है। फर्स्ट एआरसी के बारे में भी हम लोगों ने देखा। अगला क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड द बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। हम लोगों ने देखा है हर्बर्ट साइमन, एल्टन मायो, डी ऑसबोर्न या एडवर्ड वाइडनर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हर्बर्ट साइमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिगार्डिंग डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज करेक्ट। ठीक है, तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, कौन सा इसमें सही है? ठीक है, और यहाँ इट इज चेंज ओरिएंटेड, इट्स ऑब्जेक्टिव आर सिंपल, इट इज डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल, इट इज रिलेटेड टू न्यू गोल्स। बताइए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए सी, ओनली 1, 3 एंड 4। यहाँ पे देखिए ये होगा 3 होगा 4 होगा, इट्स ऑब्जेक्टिव आर सिंपल ये नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आपको अलग अलग टॉपिक्स से क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा आपके लिए और सॉल्व करेंगे जब तक आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हों, और इवन एग्ज़ाम्स के बाद भी हम आपके जर्नी में सपोर्ट करेंगे कि किस प्रकार से जैसे आपको सपोज जेआरएफ हो गया, ठीक है, उसके बाद का प्रोसेस क्या है, आप कैसे सिनॉप्सिस बनाओगे। ठीक है,
फिर कैसे पीएचडी का इंटरव्यू होता है, ठीक है। उसके अलावा कैसे आपको फेलोशिप मिलना स्टार्ट होगा, कैसे लिंकिंग कराना होता है अकाउंट, ठीक है। डीआरसी में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि जेआरएफ निकल गया तो तुरंत काम हो जाता है, इसमें बहुत समय लेता है। पीएचडी में एडमिशन बहुत ज़्यादा आजकल टफ भी हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों हम आपकी जर्नी में हमेशा साथ देंगे, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें और शेयर भी कर दें जो हिंदी या इंग्लिश में प्रिपेयर कर रहे हों नेट के लिए, ठीक है। और बाकी एग्ज़ाम्स की भी हम लोग तैयारी करवाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।